नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 23 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका लाया है। तो इसमें आप लोग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर के करीब 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस परीक्षा में आप लोग जरूर भाग लीजिए और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 26 मार्च को सुबह 6 बजे तक होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा और यह परीक्षा भी 26 मार्च को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से आप तुरंत इसको रजिस्टर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है, तो इस लिंक पर जाकर के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अब आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुले समुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 में 1982 में इस पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इस पर देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने महासागर क्षेत्रों का विस्तारित क्षेत्र, जिस पर देश संप्रभुता और समुद्री संसाधनों के कानूनी दर्जे का दावा कर सकते हैं, में देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 मील तक के महासागर क्षेत्र की स्थापना की, जहां मछली, तेल, खनिज और गैस जैसे सभी आर्थिक संसाधनों पर एक देश का विशेषाधिकार होगा। दोस्तों, यह दूसरा कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 200 मील लिखा है, जबकि यहाँ समुद्री मील होना चाहिए, यानी नॉटिकल माइल होना चाहिए। तो ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तीसरा है खुले समुद्र किसी भी देश के EEZ के बाहर के क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, यह भी कथन सही है। तो ऐसे में यहाँ पर सही कूट का चयन कीजिए। तो केवल एक कथन गलत है, केवल दो कथन गलत है, या सभी कथन गलत है, या कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऐसे में केवल एक कथन गलत है, केवल दो, यानी उत्तर ए होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले दुनिया के लगभग हर देश के वार्ताकारों ने एक नई वैश्विक संधि को अंतिम रूप दिया, जो कि इसके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए था। इसके महत्व और प्रभाव के लिहाज से इस संधि की तुलना जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते से की जा रही है। तो उच्च समुद्र खुले समुद्र क्षेत्र हैं जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यही कारण है कि संधि को आमतौर पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको जरूर देखेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि संधि के आधार पर इसमें जैसे कि यह देख सकते हैं कि दिया गया है टेरेस्ट्रियल सी बेसलाइन, कंटिजियस जोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं EEZ दिया गया है, द हाई सी दिया गया है। तो इन सब की पहचान बहुत ही आवश्यक है, इनके बारे में जानना। तो जैसे ये जो बेस लाइन है, इसको आधार रेखा कहा जाता है। तो यह तटीय देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम परिक्षेत्र की जल रेखा होती है। उसके बाद होता है आंतरिक जल, यानी यह आंतरिक जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा यानी बेस लाइन के भूभाग पर ही स्थित होते हैं और इसमें प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। दोस्तों, प्रत्येक तटीय देश अपनी भूमि क्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर पूर्ण संप्रभुता होती है। तो आंतरिक जल के उदाहरणों में जैसे खाड़ी है, बंदरगाह है, नदियां हैं, यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामिल होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेरिटोरियल सी, इसको क्या कहेंगे? प्रादेशिक सागर। तो यह प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से, यानी यह जो बेस लाइन है, इससे कितनी 12 नॉटिकल NM देख सकते हैं, 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। और दोस्तों, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.1508 मील या 1.85 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा।
और इसके बाद आता है कंटिजियस जोन, जिसको क्या कहेंगे, सन्निहित क्षेत्र। तो सन्निहित क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, ये ध्यान रखेंगे, तक विस्तृत होता है। दोस्तों, इससे संबंधित देश को अपनी सीमा में न्यायाधिकारिता का अधिकार होता है, लेकिन यह हवाई और आंतरिक क्षेत्र पर लागू नहीं होता। इसके बाद है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल, जबकि उसमें 200 मील लिखा है, इसी कारण दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तो 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। और इसके बाद आता है हाई सी, सबसे लास्ट में, यानी यह EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल स्तंभ को हाई सीज कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह 2016 में अधिनियमित एक सुधार है जो व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि 2016 में ही अधिनियम आया था। दूसरा कथन है, संहिता की धारा 53 प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करती है, जिसमें परिसमापन मूल्य के आधार पर लेनदारों को आय वितरित की जाएगी। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, बैंकों को जैसे वित्तीय लेनदार के पास व्यावसायिक फर्मों, कंपनी की समाप्ति तक अंतिम दावा होता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है, अतः इसमें उत्तर 1 और 2 सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता 2016 में कई बदलावों का प्रस्ताव है और IBC के तहत एक संकल्प आवेदक योजना के तहत आय लाकर कंपनी के बकाया ऋणों से निपटने के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, तो यह जो है, अगर कोई कंपनी कर्ज वापस नहीं चुकाती है तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। और इस संहिता की धारा 7 किसी कंपनी के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से जुड़ी हुई है। अतः जब कोई कर्ज देने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवालिया कोर्ट में अपील दायर करती है, संहिता की धारा 12 दिवालिया प्रक्रिया को पूरी किए जाने की समय सीमा को तय करती है। तो इस धारा के तहत यह पूरी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य है। तो यह 2016 थी। इसमें बहुत सारे संशोधन की भी बात की जा रही है और किया भी जा चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, टेलीकॉम संचार की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1G, 2G, 3G। तो यहाँ पर G क्या है? G का मतलब होता है जनरेशन। तो दोस्तों, सर्वप्रथम 1G अगर देखा जाए तो यह बिना तारों के संचार की पहली व्यवस्था थी, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई। इसके द्वारा केवल वॉइस कॉल कर पाना संभव था, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, यह पहला कथन तो सत्य है। दूसरा है, 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था 2G को, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल उपयोग करता है और 64 kbps की बैंडविड्थ के साथ वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, यह दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि दूरसंचार की यह दूसरी जो है जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन, इसीलिए इसको 2G कहा जाता है और यह 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पहली पीढ़ी के मुकाबले काफ़ी हद तक विकसित थी और इसका मुख्य कारण संचार के प्रयोग होने वाले डिजिटल सिग्नल थे। तो एनालॉग के बजाय डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाने लगा था। तीसरा है 3G। यह 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि यह थर्ड जनरेशन दूरसंचार प्रौद्योगिकी की तीसरी अवस्था 3G थी। चूंकि अधिक दूरी तक वॉइस कॉल करने की सुविधा हमें GSM, ध्यान रखेंगे, GSM के द्वारा मिल चुकी थी, इसलिए अब शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
कम से कम समय में भेजना था और इस अवस्था में कई अलग अलग चरण आए। तो ऐसे में यह तीसरा कथन भी सत्य है। तो अब यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सही कूट का चयन करना है। केवल एक कथन गलत है, केवल दो कथन गलत है, सभी कथन गलत है, कोई भी कथन गलत नहीं। अतः उत्तर डी होगा कि कोई भी कथन गलत नहीं है। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि भारत 6G प्रोजेक्ट, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2030 तक हाई स्पीड इंटरनेट का लक्ष्य रखा है, यानी 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही 5G को लॉन्च किया गया था। तो यानी 5G शुरू होने के 120 दिनों के भीतर सेवाओं का विस्तार 125 शहरों में किया गया। तो इस तरह से अब 6G की भी नींव डाल दी गई है। तो यह 5G की तुलना में 100 गुना तेज इंटरनेट दर प्रदान करने में सक्षम एक बेहतर तकनीक के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पद्म पुरस्कारों और भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, या किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 5 तक सीमित है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि तीसरा कथन सीधे सीधे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी और याद रखेंगे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और अंतिम नंबर पे आता है पद्म श्री। तो इस तरह से दूसरा सबसे कह सकते हैं सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण के रूप में जाना जाता है, नागरिक सर्वोच्च सम्मान। तो यह जो है 1954 से स्टार्ट किया गया था। इसमें पहला और दूसरा तो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है भारत रत्न के लिए, फिर राष्ट्रपति जो है यह पुरस्कार का घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति भवन में बुधवार को 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति ने पहला पद्म सम्मान आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी और डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। और दोस्तों, इस बार मशहूर उद्योगपति घराना बिरला परिवार को चौथा पद्म पुरस्कार मिला है, यानी इस बार कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण दिया गया है। उनकी मां राजश्री बिरला को पद्म भूषण मिल चुका है। उनके दादा बसंत कुमार बिरला और परदादा घनश्याम दास बिरला को भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। तो इस तरह से उनके परिवार से 4 लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? भूरी वन मृदा, विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, सेल या चूना पत्थर। तो इसमें उत्तर होगा विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान से, यानी अधिकांश काली मिट्टी के लिए मूल सामग्री ज्वालामुखी चट्टानें हैं, जिनका निर्माण दक्कन के पठार में हुआ था, यानी अतः विकल्प 2 सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह वाला भाग क्या है, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी जिसमें दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। तो इसमें बैसाल्टिक लावा जो कि काली मृदा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर ये जो लावा निकला था वो बैसाल्टिक लावा था और यही कारण है यह काली मृदा, इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से यह जो है सामान्य तौर पर उच्च भूमि की काली मिट्टी कम उर्वरता वाली होती है, जबकि घाटियों की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है और इसका काला रंग मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस के कारण इसका रंग काला होता है। दोस्तों, यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता इस मृदा की सबसे अधिक होती है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। तो राइट टू हेल्थ, यह विधेयक क्या है, इसके बारे में क्यों चर्चा है, डॉक्टर इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा ने 21 मार्च को स्वास्थ्य के अधिकार को पारित कर दिया, जबकि डॉक्टर ने विधेयक का पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर विरोध जारी रखा है। तो यह विधेयक है क्या? तो आरटीएच राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक
स्वास्थ्य सुविधाएं और चुनिंदा निजी सुविधाओं में बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी सेवाओं और आईपीडी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है। तो इसमें परामर्श, दवाओं, निदान, आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया और आपातकालीन देखभाल सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान की जाएंगी, जो अब तैयार की गई हैं। तो क्या राजस्थान में पहले से जैसी यह स्वास्थ्य योजनाएं यहाँ पे नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। सेवरल स्कीम आर ऑलरेडी रनिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं अंडर द अशोक गहलोत गवर्नमेंट फ्लैगशिप चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो यह जो स्कीम है, इसमें 10 लाख रुपए तक सरकार मुहैया कराती है और ताजा बजट में इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसमें मंत्री, वर्तमान, पूर्व विधायक आदि शामिल हैं। तीसरा है निःशुल्क निरोगी राजस्थान, जिसमें निःशुल्क दवा योजना भी शामिल है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन फीस समेत सभी ओपीडी और आईपीडी सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं। तो दोस्तों, यह आरटीएच की क्या जरूरत थी? तो चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे में मंत्रालय में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। इसी को देखते हुए आरटीएच को सरकार ने लाया है। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बारी बारी से शासन करती हैं, तो एक दूसरे की योजनाओं के नाम बदलने का आरोप एक दूसरे पर लगाया जाता है। तो यह अधिनियम लाने से यह सुनिश्चित होगा कि बाद की सरकारें इसके प्रावधानों का पालन करेंगी और अनिवार्य रूप से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करेंगी। दोस्तों, इसमें जो मेन डॉक्टरों ने जो विरोध किया है वह आपातकालीन देखभाल की वजह से, यानी आरटीएच के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है आपातकालीन देखभाल, जिसके कारण डॉक्टरों ने विरोध किया है। तो प्रवर समिति द्वारा बदले जाने के बाद अंततः मंगलवार को जो खंड पारित किया गया था, उसमें कहा गया है कि लोगों को आपातकालीन उपचार और आकस्मिक आपात स्थिति, सांप के काटने, जानवर के काटने के कारण आपात स्थिति और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय की गई किसी भी अन्य आपात स्थिति के लिए देखभाल का अधिकार होगा। तो इस तरह से यही कारण है कि डॉक्टर्स मनाही कर रहे हैं। तो इस बिल पर विपक्ष की क्या आपत्ति है? तो विपक्ष का मुख्य विरोध 2 बिंदुओं पर है। इसने मांग की है कि निजी सुविधाओं के मामले में केवल 50 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों को शामिल किया जाए और शिकायतों के लिए एक ही मंच हो। तो इसमें यही कहना है विपक्ष का कि हृदय का मरीज अगर आंखों के अस्पताल पहुंच जाए तो इलाज कैसे होगा। इसलिए यही मांग की जा रही है कि 50 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों को कानून के तहत शामिल किया जाए। निजी अस्पतालों के लिए इस विनिर्देशन को अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से डॉक्टर मेन मुद्दा जो विरोध कर रहे हैं आपातकालीन देखभाल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि अभी तक कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल एवं पीली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है और यह कहां कहां पाई जाती है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।